हेलो बच्चों, मैं कृपा शंकर एनएमएमएस मंथन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो राज व्यवस्था से संबंधित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें कि भारतीय संसद की, तो भारतीय संसद के 3 अभिन्न अंग हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, और राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। इन दोनों सदन को हम एक साथ पढ़ेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। आज हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो सिर्फ राष्ट्रपति है। अगर हम राष्ट्रपति के बारे में बात करें, राष्ट्रपति के पद के बारे में बात करें, इनकी क्या कार्यकारी शक्तियां हैं, कौन सी विधायी शक्तियां इन्हें प्राप्त हैं और कौन कौन सी इन्हें वीटो पावर प्राप्त है, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रपति के पद की, तो अनुच्छेद 52 में, आर्टिकल 52 में, ए से अनुच्छेद या आर्टिकल आप समझिएगा, तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। यानी कि भारत में अनुच्छेद 52 के तहत एक राष्ट्रपति का पद होगा। ये अनुच्छेद 52 के तहत है। अगर हम बात करें कि वर्तमान राष्ट्रपति की, तो वर्तमान में हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं। ये उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं और झारखंड राज्य की ये गवर्नर भी रह चुकी हैं। तो इस तरह से काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है, द्रौपदी मुर्मू। ये कौन सी राष्ट्रपति हैं, ये 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं। 25 जुलाई को इनका निर्वाचन हुआ था, और इसका जो निर्वाचन होता है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा निर्वाचन किया जाता है, जिसे हम आगे भी अभी डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है? अगर हम अनुच्छेद 53 की बात करें तो संघ के कार्यपालिका का प्रधान, राष्ट्रपति जो होता है वो संघ के कार्यपालिका का प्रधान होता है। कार्य एवं शक्तियां अनुच्छेद 53 में ही वर्णित किया गया है। तो राष्ट्रपति का क्या क्या कार्य है और कौन कौन सी इन्हें शक्तियां प्राप्त हैं, तो ये अनुच्छेद 53 में है। तो अनुच्छेद 53 बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान है। संघ के कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, और इन्हें कार्य और शक्तियां का जो विभाजन है इनके, वो अनुच्छेद 53 के तहत रखा गया है। अगर हम बात करें, इन्हें नियुक्ति करने की जो शक्ति प्रदान है प्राप्त है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। पीएम, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रिपरिषद का जो गठन होता है, अन्य मंत्रियों का भी ये नियुक्ति करते हैं, और मंत्रिपरिषद का भी गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 54 की, तो अनुच्छेद 54 में जो है निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल का जिक्र किया जाता है। अनुच्छेद 54 क्या है? निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल की। तो अब यहाँ पे कौन कौन से लोग इसके सदस्य हो सकते हैं, राष्ट्रपति को कौन कौन से लोग वोट करते हैं, इसका अगर हम कहें कि इसे सीधी भाषा में समझना, तो कौन कौन से लोग इन्हें वोट कर सकते हैं। तो आप एक लाइन में ये समझ लीजिए कि जितने निर्वाचित सदस्य होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो विधानसभा के हों, सभी निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति को वोट करते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, अगर मनोनीत सदस्य की बात करें तो मनोनीत सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। और दिल्ली तथा पुडुचेरी के जो विधानसभा है उसके जो सदस्य होते हैं ये भी इसमें भाग लेते हैं। जम्मू कश्मीर के भी सदस्य भाग ले सकते हैं, परंतु अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हुआ था, इस वजह से जो अभी चुनाव हुआ था इसमें जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा के सदस्य जो है भाग नहीं ले पाए थे। नेक्स्ट टाइम जब कभी चुनाव होगा राष्ट्रपति का, तो जम्मू कश्मीर को भी सम्मिलित कर लिया जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभाएं हैं। चूँकि यह यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, लेकिन इसमें विधानसभा का प्रावधान किया गया है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी चुनाव होगा राष्ट्रपति का, तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा के सदस्य भी उसमें भाग ले सकते हैं। इस साल 25 जुलाई को राष्ट्रपति चुनी गई थी, इस चुनाव में जम्मू कश्मीर के विधानसभा के सदस्य भाग नहीं ले पाए थे, ठीक है। तो कौन कौन से यूनियन टेरिटरी के या फिर कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं? तो दिल्ली के, पुडुचेरी के और जम्मू कश्मीर के। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 ऐड हो गया है इस समय, ठीक है।
3 जगह विधानसभाएं हैं तो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। चूँकि जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव नहीं हुआ था तो वहाँ की विधानसभाएं भंग हो गई थी, इस वजह से जो है इसके सदस्य भाग नहीं ले पाए थे। आर्टिकल 55 की अगर हम बात करें, ध्यान से देखें, 54 में निर्वाचन है तो निर्वाचक मंडल, और 55 जो है ये भी निर्वाचन की रीति या प्रक्रिया कि कैसे इसका चुनाव होता है, इसकी क्या प्रक्रिया होती है, तो इसका जिक्र जो है अनुच्छेद 55 में किया गया है। तो अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 निर्वाचन से संबंधित है। तो राष्ट्रपति का जो हमारा पद है ये अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 के अंतर्गत राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस किया गया है, जिसमें 54 और 55 जो है निर्वाचन से संबंधित है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इसका निर्वाचन होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर कंपटीशन का ये हिस्सा बन जाता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। कौन कौन से लोग इसके निर्वाचन में भाग लेते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। अगर हम बात करें अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 57 चूँकि उतने इम्पोर्टेंट नहीं थे इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया था, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि अनुच्छेद 56 या आर्टिकल जो है वो 56 क्या है। आर्टिकल 56 पदावधि है। पदावधि, पदावधि का मतलब कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है, इनका पद कितने अवधि का होता है, तो उसे हम पदावधि कहते हैं। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 5 साल के लिए निर्धारित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष के लिए। तो राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है? 5 वर्ष के लिए होती है, ठीक है। और इसके पद को 5 वर्ष से बढ़ाया भी जा सकता है, 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, वो किसी विशेष परिस्थिति में ही ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। तो इसकी जो पदावधि होती है वो 5 वर्ष होती है। अनुच्छेद अगर हम 57 की बात करें, आर्टिकल 57 या अनुच्छेद 57, आर्टिकल को अनुच्छेद भी कहते हैं। अनुच्छेद ये पुनर्निर्वाचन से संबंधित है, पुनर्निर्वाचन, ठीक है, पुनर्निर्वाचन अनुच्छेद 57। अगर हम बात करें अनुच्छेद 58 की, तो अनुच्छेद 58 जो है वो योग्यता से संबंधित है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे यहाँ से क्वेश्चन NMMS एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या योग्यताएं हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आयु का जो निर्धारण है वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेना चाहिए। अगर वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर लिया है और लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य बनने की शर्तों को भी फॉलो कर पा रहा हो तो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए दावेदारी पेश कर सकते हैं, क्योंकि 35 वर्ष की आयु बहुत सारे लोगों की पूरी हो चुकी होती है। लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव भी लड़ने की स्थिति में रहते हैं। तो क्या सभी लोग राष्ट्रपति का आवेदन कर सकते हैं? तो नहीं, इसमें प्रस्तावक की भी ज़रूरत होती है, अनुमोदक की भी ज़रूरत होती है। कम से कम 50 प्रस्तावक की और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। तो ऐसे लोग राष्ट्रपति का चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। तो अगर हम योग्यता की बात करें तो 35 वर्ष की आयु से पूरी होनी चाहिए। अनुच्छेद 60 क्या है? तो ऐसे समझिए, 60 से शपथ, आप याद कर लीजिए, स से 60 और स से शपथ। तो आर्टिकल 60 जो है वो शपथ है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के जो है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, ठीक है। इसे ज़रूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और अनुच्छेद 61 की अगर हम बात करें तो महाभियोग लगाया जाता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के ऊपर जो है अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जा सकता है। अगर ये कानून का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं राष्ट्रपति तो इनके ऊपर भी महायोग लगाने की प्रक्रिया है, ठीक है। और उस प्रक्रिया के दौरान जो है वो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसके लिए 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ता है और 14 दिन के अंदर अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देता है तो महाभियोग लगाया जा सकता है। लेकिन अगर वो किसी नियम का, किसी कानून का अगर वो उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तब, ठीक है।
तो इस तरह से जो है राष्ट्रपति का जो मुख्य इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद थे राष्ट्रपति से संबंधित, उन सारे चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है। अब अगर हम बात करें राष्ट्रपति की, तो ये तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं राष्ट्रपति से संबंधित, उसको आप लोग ज़रूर नोट डाउन कर लें। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तीनों सेनाओं का प्रमुख, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है। पीएम की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। पीएम और उनकी सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की भी इन्होंने ये नियुक्ति करते हैं तथा मंत्रिपरिषद का गठन भी करते हैं, ठीक है ना। SC ST OBC आयोग का गठन, आयोग का गठन। तो SC ST OBC आयोग के गठन की अगर हम बात करें तो SC ST OBC आयोग का गठन भी राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को देते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र या इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो ये अपना इस्तीफा किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। और इन्हें अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। तो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश। हम इसे आपको याद करा देते हैं, किस आर्टिकल के द्वारा अध्यादेश ये जारी कर सकते हैं? तो आर्टिकल 1, 2, 3। आप ऐसे ध्यान से देखें, 1, 2, 3 का मतलब ये होता है कि जब लोकसभा भंग हो चुकी हो, ठीक है, और ऐसे समय में और राज्यसभा भी एक्टिव मोड में न हो, और राष्ट्रपति जो है ऐसे समय में अध्यादेश जारी कर सकता है किसी बिल के लिए, या फिर कह सकते हैं कि ये अध्यादेश जो भी ये जारी करते हैं वो एक कानून की तरह से होता है, एक बिल की तरह से होता है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है आर्टिकल 123 की तहत, और वो सर्वमान्य होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये राष्ट्रपति को एक शक्ति है अध्यादेश जारी करने की। तो 1, 2, 3, 1 का मतलब राष्ट्रपति, 2 का मतलब लोकसभा, और 3 का मतलब राज्यसभा से अगर हम लगा लें, यानी कि तीनों की जो शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति के पास निहित हो जाती हैं। अगर लोकसभा भंग हो जाती हैं तो तीनों की शक्तियां राष्ट्रपति के पास निहित हो जाती हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 से आप अध्यादेश जारी करने की शक्ति। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का भी शक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति को होता है। संयुक्त अधिवेशन, ये सब चीज़ें जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आर्टिकल या अनुच्छेद 108 के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाने की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है। आपातकालीन शक्तियाँ जो हैं वो राष्ट्रपति के पास होती है। अगर हम बात करें आपातकालीन शक्तियाँ की, तो 3 आपातकालीन शक्तियाँ हैं। तो पहले उन तीनों शक्तियों को आप याद कर लीजिए, बहुत ही आसान है। 352 आर्टिकल 352, 300, इसमें 4 ऐड कर दीजिए 56, फिर 4 ऐड कर दीजिए 360। ये है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात, आपातकालीन शक्तियाँ किसके पास होती हैं? राष्ट्रपति के पास होती हैं। तो आपातकालीन शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? 352 अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन, और 360, अगर हम बात करें 360 की, तो 360 में वित्तीय आपात अभी तक लगा नहीं है, और नहीं लगे तो अच्छा है, वित्तीय आपात। तो कौन सा ऐसा राष्ट्रीय आपात है जो अभी तक नहीं लागू हुआ है? तो वो वित्तीय आपात है। और ये नहीं लगे तो बहुत ही अच्छी बात है, वित्तीय आपात लगने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, कभी ना लगे। राष्ट्रपति शासन, ये जो है राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाए जाते हैं। अगर विधानसभा भंग हो चुकी रहती है और उसका उम्मीद नहीं रहता है तो राष्ट्रपति शासन 6 माह के लिए लगा दिया जाता है, राज्यों में लगाया जाता है। तो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? आर्टिकल 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपात की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय आपात युद्ध के समय,
ठीक है। सशस्त्र विद्रोह और विदेशी आक्रमण, इन तीन चीज़ की जगह पर जो है अगर ऐसी स्थिति देश पर आती है, यानी युद्ध की स्थिति बनती है, सशस्त्र विद्रोह हो जाता है और बाह्य आक्रमण हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ठीक है, राष्ट्रीय आपात लगा सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की राष्ट्रीय आपात की अगर हम बात करें तो 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। आप 4 जोड़ दीजिए, सब में आपको मिल जाएगा 352 + 4, 356 + 4, 360। आसानी से आप याद कर लेंगे। एक साल एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगता है NMMS एग्ज़ाम में, तो ज़्यादातर बच्चे ये गलत करके क्वेश्चन चले आए थे। चूँकि थोड़ा सा ये कठिन हो जाता है छोटे लेवल पर, तो बच्चे इसे समझ नहीं पाते हैं, जबकि ये बहुत कठिन चीज़ें नहीं हैं, बहुत ही आसान चीज़ें हैं और इसकी समझ होनी ही चाहिए। अगर आप इसकी समझ अभी से विकसित कर लेते हैं तो आप आगे भी चल करके बहुत अच्छे तरह से अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को आप कंटिन्यू रख सकते हैं और कोई भी कंपटीशन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति से संबंधित इतनी सारी चीज़ें थीं और आप इसे एक बार इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, 2 बार इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, तो आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। राष्ट्रपति की जो कार्यकारी शक्ति होती है वो ये होती है कि जितने भी शासन संबंधी कार्य होते हैं वो सब के सब राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। शासन संबंधी समस्त कार्य, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, शासन संबंधी समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। शासन संबंधी जितने भी कार्य होते हैं सब के सब राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है राष्ट्रपति का पूरा मैंने एक तरह से एक संक्षिप्त में पूरे राष्ट्रपति टॉपिक को ही मैंने कवर कर दिया है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए। अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम में कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक आसानी से पहुँच पाए और आपकी तैयारी जो है वो बेहतर हो सके। ओके, थैंक यू।